प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार कविता के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने मित्र मंडली के साथ चांदनी रात में किए गए नौका विहार का अत्यंत मनोरम चित्रण किया है। छंद देखें। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही बिचर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर। लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन। सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। सत्वर, सत्वर माने शीघ्र, तेज। सिकता, सिकता माने बालू या रेत, रेतीली। सस्मित, मुस्कान युक्त। ज्योत्सना, चांदनी। पालें, पाल कहते हैं नाव की गति बढ़ाने हेतु उसके ऊपर लगाई गई चादर को। नाव की गति बढ़ाने हेतु उसके ऊपर लगाई गई चादर को पाल कहते हैं। लंगर, नाव या जहाज को रोके रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए लोहे का बहुत भारी कांटा, उसे लंगर कहते हैं। मंद मंद माने धीमे धीमे, धीमी धीमी। मंथर, धीमा। लघु तरण, छोटी नाव, छोटी नौका। तिर रही, तैर रही। पर माने पंख। शुचि, शुचि माने स्वच्छ, साफ। बिंबित, प्रतिबिंबित। रजत पुलिन, रजत माने चांदी के समान श्वेत, पुलिन माने किनारा। दुहरे, दुगुना। प्रमन, प्रमन माने शांत और वैभव माने ऐश्वर्य। अब व्याख्या देखें। कवि पंत जी चांदनी रात में किए गए नौका विहार का चित्रण करते हुए कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। चांदनी रात का प्रथम प्रहर था जब हम नौका लेकर गंगा के जल में विहार करने के लिए चल पड़े। हम चले नाव लेकर सत्वर। हमारी छोटी नौका बड़ी ही सत्वर शीघ्रता के साथ, तेजी के साथ गंगा के जल में आगे बढ़ चली। सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही बिचर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर। कभी गंगा के तट के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहता है कि गंगा का तट इतना सुंदर है, इतना मनोरम है, मानो वह किनारा मुस्करा रहा हो। सिकता की सस्मित सीपी, बालू की रेत ऐसी दिखाई पड़ रही थी जैसे खुली पड़ी रेतीली सीपी पर, रेत की खुली पड़ी सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। रेत इतनी चमक रही थी कि मानो वह रेतीली सीपी हो और चंद्रमा का प्रकाश जो उसके ऊपर ठहर गया था, ऐसा लगता था जैसे वह चंद्रमा रूपी मोती की चमक हो जो उस रेतीली सीपी पर विचरण कर रही हो। लो पाले चढ़ी उठा लंगर। कवि कहता है ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा के तट पर खड़ी नावों की पालें उठ गईं और हम नौका विहार के लिए आगे
बढ़ चले। जो नौकाएं होती हैं उन्हें किनारे खड़ा किया जाता है और जब यात्री आगे जाना चाहते हैं तो उन्हें खोल दिया जाता है। उसी का यह चित्रण है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरण हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। कब कहता है कि जैसे ही छोटी छोटी नौकाएं एक साथ चल पड़ी तो एक अलग ही सुंदर दृश्य दिखाई पड़ा। लंगर उठते ही छोटी छोटी नौकाएं अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसिनियों के समान मंथर गति से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगीं, आगे बढ़ने लगीं। निश्चल जल के सुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। कभी कह रहा गंगा का जल बिल्कुल शांत था, स्थिर था और दर्पण के समान सुशोभित हो रहा था। उसमें चांदी के समान स्वच्छ किनारे दिखाई पड़ रहे थे और जब नौका चलती थी तो जल में गति उत्पन्न होने के कारण वे किनारे जो प्रतिबिंबित हो रहे थे वो 2 गुना बड़े होकर दिखाई देने लगते थे, व्यक्त होने लगते थे। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन। कवि कहता है कि गंगा के तट पर जो काला काकर का राजभवन बना हुआ है उसका प्रतिबिंब गंगा के जल में दिखाई पड़ रहा है। ये काला काकर प्रतापगढ़ में है, वहाँ के राजभवन की चर्चा है और कभी वहीं रहता था और वहीं से गंगा बिहार के लिए गया हुआ है। तो कवि कहता है कि काला काकर का राजभवन जो गंगा के जल में प्रतिबिंबित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वह राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा हो। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, उसकी झुकी पलकों तथा शांत मन पर वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे थे। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा होता है तो उसके मन में अनेक तरह के स्वप्न आते हैं और चले जाते हैं। उसी तरह से निश्चिंत होकर काला कांकर का राजभवन सो रहा था और उसके अपने पुराने जो वैभव के दिन थे वही स्वप्न के रूप में उसके मन में चल रहे थे। क्योंकि अब शासन सत्ता बदल गई है और राजभवन की पुरानी दशा नहीं है, अब अंग्रेज़ों का शासन है। किंतु कवि पुराने दिनों को याद करता है और कहता है कि राजभवन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह जल में निश्चिंत होकर सो रहा हो, शांत होकर सो रहा हो और उसके पलकों पर पुराने वैभव के दिन स्वप्न बनकर तैर रहे थे, चल रहे थे। यहाँ पर काव्य सौंदर्य देख लें तो प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा तट की शोभा का मनोरम चित्रण किया गया है। यहाँ रस शांत है, छंद स्वच्छंद है। इसमें अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक कई अलंकार एक साथ हैं। आप देख रहे हैं अनुप्रास आपको हर जगह दिखाई दे रहा है। पुनरुक्त प्रकाश जहाँ कोई शब्द 2 बार आए लेकिन अर्थ एक ही हो, जैसे मंद मंद, मंथर मंथर, ये पुनरुक्त प्रकाश के लिए है। उपमा, लघुतरण हंसिनी सी सुंदर, उपमा दी जा रही है। इसमें उत्प्रेक्षा भी है, काला काकर का राजभवन है। रूपक ऊपर से लेकर नीचे तक कई जगह है, जैसे शिवकिता की सस्मित सीपी पर मोती की जो सना रही विचर, रूपक अलंकार है। तो इस तरह से इसमें कई अलंकार हैं। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली प्रतीकात्मक, गुण प्रसाद और शब्द शक्ति अभिधा। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक नौका विहार तथा कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरण हंसिनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। उत्तर, कवि सुमित्रानंदन पंत जी चांदनी रात में किए गए नौका विहार का चित्रण करते हुए कहते हैं कि छोटी छोटी नौकाएं अपने पाल रूपी पंखों को खोलकर सुंदर हंसिनियों के समान मंथर गति से धीरे धीरे
गंगा के जल में तैरने लगे। तीसरा प्रश्न है, कवि ने नौका विहार हेतु किस समय प्रस्थान किया है? उत्तर, कवि ने नौका विहार हेतु चांदनी रात के प्रथम प्रहर में प्रस्थान किया है। चौथा प्रश्न देखें, रात्रि में गंगा नदी की रेती की शोभा कैसी लग रही थी? उत्तर, रात्रि में गंगा नदी की रेती की शोभा मुस्काती सी प्रतीत हो रही थी, अर्थात वह ऐसी लग रही थी जैसे खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। पांचवा और अंतिम प्रश्न, लघु तरण हंसनी सी सुंदर में कौन सा अलंकार है? उत्तर, लघु तरण हंसनी सी सुंदर में उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ उपमा का वाचक शब्द सी दिया हुआ है, यहाँ दोनों की उपमा दी जा रही है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह भाग समझ में आया हो गया, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। प्रश्नोत्तर को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।